देखिए हम बात करने वाले हैं 8 पे कमीशन डिमांड फॉर श्योर, यानी कि 8 पे कमीशन की ऐसी 7-8 डिमांडें जिनको पे कमीशन 100% एक्सेप्ट करने वाला है, क्योंकि हाल ही में जो मीटिंग हुई है उनके अंदर उनकी तरफ से हिंट दिए गए हैं कि ये डिमांड पूरा होगा और पे कमीशन इसके लिए सरकार को रिकमेंडेशन देने वाला है। क्योंकि फाइनली तो काम जो करना है पे कमीशन की रिकमेंडेशन को लागू करना वो सरकार का काम होता है, लेकिन पे कमीशन अपनी रिकमेंडेशन किन किन डिमांडों के अंदर देने के लिए लगभग रेडी हो गया है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, 8th पे कमीशन डिमांड फॉर श्योर सबसे पहला है रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन इन 11 ईयर। ठीक है, रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन 15 साल अभी तक है, बहुत सारे कोर्ट केस इसके ऊपर हो चुके हैं। 2019 के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक जजमेंट आई थी, CWP नंबर था 12/22/2015। ठीक है, इसकी जजमेंट में क्या कहा है दिल्ली हाई कोर्ट ने कि द मैटर इज रिलेटेड टू द पॉलिसी मैटर्स एंड द सेम कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द पे कमीशंस। कि ये एक पॉलिसी मैटर है और कोर्ट इसका ऑर्डर नहीं दे सकता। कारण ये भी है कि 1985 और 86 में ये जो पीरियड था 15 साल, ये सुप्रीम कोर्ट ने ही कैलकुलेट करके दिया था उस टाइम पे जो भी इंटरेस्ट रेट वगैरह थे उसके हिसाब से। लेकिन उस बात को अब लगभग 40 साल हो गए हैं और 2026 में इंटरेस्ट रेट और बहुत सारी सिचुएशन चेंज हो गई है। लास्ट ईयर 2025 के अंदर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर जजमेंट दिया था कि हाँ ये रिड्यूस होना चाहिए। यानी कि कोर्ट मानता जरूर है कि ये रिड्यूस होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर गवर्नमेंट ने या फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त आदेश अभी तक नहीं दिया है और एज ऑन डेट इसके ऊपर अभी एक तरह से स्टे है, इसको रिड्यूस नहीं किया गया है, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी या एक्ट के थ्रू ही रिड्यूस कर सकती है। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज पता होना चाहिए, ये डिमांड पे कमीशन क्यों रिकमेंड कर सकता है, क्योंकि केरला के अंदर और गुजरात के अंदर ऑलरेडी एक्ट पास करके उन्होंने अपनी पॉलिसी बना के इसको इस पीरियड को 15 साल से रिड्यूस करके 12 और 13 साल किया हुआ है ऑलरेडी। यानी कि ये किया जा सकता है, ये श्योर है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने 2019 की जजमेंट में बोला था कि इसको गवर्नमेंट खुद अपनी पॉलिसी चेंज करके या पे कमीशन के द्वारा इस चीज को करवाया जा सकता है। ये पॉइंट वैलिड है। इसलिए इसलिए पे कमीशन के सामने NCJCM हो या फिर दूसरी एसोसिएशंस हो, डिफेंस की स्पेशल मीटिंग हो, उनके अंदर ये मुद्दा रखा जा रहा है और इस मुद्दे को हाईलाइट किया गया है और पे कमीशन ने इसको ध्यान से सुना भी है। और जजमेंट हाल ही में हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट ने भी बोला है, जजमेंट उनके अंदर भी एक्सेप्ट किया जा रहा है कि हाँ ये 15 से घटना चाहिए और पे कमीशन के सामने भी जस्टिफाइड रीजंस हैं, तो पे कमीशन इस चीज को कंसीडर करने वाला है। 11 ईयर या इससे कम 10.5 साल ऐसा कुछ होगा, ये 100% श्योर है। तो दूसरा दूसरा क्या है, दूसरा आप देख रहे हैं OROP बेनिफिट टू प्री मेच्योर रिटायरी PMR इन आर्म फोर्सेज के अंदर जो प्री मेच्योर रिटायरमेंट चले जाते हैं उनके लिए एक 2014 का लेटर है जिसके हिसाब से इनको OROP 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिलती है। इसके लिए बहुत सारे आर्मी और नेवी के ऑफिसर्स ने कोर्ट केस किया था। कोर्ट केस 2025 के अंदर 31 जनवरी 2025 के अंदर इसकी जजमेंट आई थी AFT से और उसमें बोला गया था कि ऐसी कोई कंडीशन हम पेंशनर्स के ऊपर नहीं लगा सकते कि 2014 से पहले जो रिटायर हुए हैं उनके ऊपर तो आप OROP देंगे और 2014 के बाद जो अपने प्री मैच्योर रिटायर हुए उनको नहीं देंगे। तो ऐसी कोई भी कट ऑफ जो डेट है वो हम नहीं बना सकते। सारे पेंशनर्स बराबर हैं, उनको एक साथ अधिकार, एक समान अधिकार मिलेगा। तो ये जजमेंट इस पॉइंट को बैक करती है कि OROP बेनिफिट टू ऑल प्री मैच्योर रिटायरमेंट को मिलना है। तो जहां जहां पे जस्टिफाइड रीजंस है, कोर्ट की जजमेंट का बैकअप है, वहां पे ये पॉइंट्स कंसिडर पे कमीशन के द्वारा होना निश्चित है। इसलिए OROP टू ऑल प्री मैच्योर्ड रिटायरमेंट रिटायर्ड आर्म फोर्सेस पर्सनल को OROP मिलना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना इनकम टैक्स एग्जम्पशन ऑन डिसेबिलिटी पेंशन। देखिए एक पिछले 2-3 साल पहले भी जो डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है जवानों को जो डिसेबल हो जाते हैं इन सर्विस, एग्रावेटेड और एट्रीब्यूटेड दोनों तरह से या वार इंजरी से, उनकी पेंशन डिसेबिलिटी पेंशन किससे, इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड थी। 2-3 साल पहले एक नोटिफिकेशन सर्कुलर के द्वारा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर ये दे दिया था कि इसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा, लेकिन कोर्ट के अंदर जब चले गए थे जितने भी डिसेबल जवान एंड ऑफिसर्स है, स्पेशली ऑफिसर्स ही गए थे और उनको फिर वहां से राहत मिली थी और इस पॉइंट पे स्टे लग गया था कि डिसेबिलिटी पेंशन क्या होगी, इनकम टैक्स उनके ऊपर लगेगा। तो यानी कि इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड हो गई थी। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे ये देखा गया था कि इसके लिए कोई एक्ट नहीं है। लेकिन अभी हाल ही में 2026 में न्यू इनकम टैक्स एक्ट आया है जिसके तहत दोबारा से ये मुद्दा खड़ा हो गया है और जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसके ऊपर जो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन है वो हटा लिया गया है नए वाले इनकम टैक्स 2026 एक्ट के अंतर्गत। लेकिन इसके लिए भी जो जो डिसेबल जो सोल्जर्स हैं उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया है
कोर्ट के अंदर भी चले गए हैं, और जो पिछली कोर्ट की जजमेंट्स है उनको बेस बनाते हुए, और क्योंकि ये 2026 तक एजेम्प्टेड था, इस पॉइंट को भी एक्स सर्विस इसके लिए पे कमीशन के सामने डिफेंस के जो एक्स सर्विसमैन यूनियंस हैं, ठीक है, उन्होंने रखा है, जोर शोर से रखा है, और उनमें बताया गया है कि जितने भी सोल्जर डिसेबल है उनको इनकम टैक्स से, उनकी पेंशन को इनकम टैक्स से छूट मिलनी ही चाहिए। एज यूजुअल जो पहले से होता आया है वो होना ही चाहिए, ये डिमांड रखी गई है। और इस डिमांड को एक्सेप्ट करने के लिए जो पे कमीशन है उनकी तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स देखा गया है, तो एक ये डिमांड पूरी हो सकती है। उसके आगे आते हैं, देखिए पॉइंट नंबर 4 है सेम एमएसपी, यानी कि रिस्क अलाउंस फॉर ऑल सोल्जर्स इररेस्पेक्टिव ऑफ रैंक्स। देखिए एमएसपी जो है मिलिट्री सर्विस पे, या इसको रिस्क अलाउंस बोल सकते हैं, इज नोन एज द रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस फॉर सोल्जर्स। सोल्जर्स में ऑफिसर्स एंड जवान दोनों आते हैं। एज द लाइफ, देखो रीजन क्या दिया गया, एज द लाइफ ऑफ रिस्क एंड वैल्यू ऑफ लाइफ एंड द कंडीशन ऑफ सर्विस। रिस्क ऑफ लाइफ सबको सेम है, और सबकी लाइफ की वैल्यू सेम है, और जो वहां पे नौकरी करने, सर्विस करने की जो कंडीशंस हैं वो सबके लिए सेम है, चाहे वो जवान हो चाहे सोल्जर्स। तो फिर ये अलग क्यों, ऑफिसर्स जेसीओ और अदर रैंक्स के लिए अलग क्यों, ये एक नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो ये कोर्ट के अंदर भी इसके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी पहुंचा हुआ है, हाई कोर्ट से इसके अंदर जीत मिल चुकी थी, लेकिन अभी तक इसका फैसला नहीं आया है, ये पेंडिंग में है, लेकिन जस्टिफाइड रीजंस हैं, ठीक है। इसको पे कमीशन की टीम ने ध्यान से सुना है इस पॉइंट को, और क्योंकि ये जस्टिफाइड है तो इसको कंसिडर किया जा सकता है। बट लेकिन क्योंकि एक समन्वय बनाने के लिए ऐसा हो सकता है कि इसका नाम मिलिट्री सर्विस पे का नाम चेंज करके रिस्क अलाउंस या सर्विस रिस्क अलाउंस करके, या मिलिट्री रिस्क अलाउंस करके इसका नाम चेंज करके सभी सोल्जर्स के लिए सेम किया जा सकता है। तो ये पॉइंट एक कंसिडर किया जाएगा, लेकिन एमएसपी का नाम चेंज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम स्केल प्रमोशन फॉर नॉन ऑफिसर पोस्ट। टाइम स्केल प्रमोशन फॉर नॉन ऑफिसर पोस्ट, पहले आप समझिए टाइम स्केल प्रमोशन क्या होता है। देखिए नॉर्मल रोस्टर के हिसाब से जितने आप कोर्स करते हैं, सीनियरिटी के हिसाब से जैसे आप चलते हैं, उसके हिसाब से आपका प्रमोशन होता है, वो एक, और आपकी जो एसीआर है, आपका सिलेक्शन है, आपके पॉइंट्स के हिसाब से वो सिलेक्शन होता है। तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस है आपका प्रमोशन का, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, ग्रुप ए अफसर इन सिविलियन हो चाहे ग्रुप ए अफसर मिलिट्री के हो, उनके अंदर एक प्रमोशन का नया सिस्टम भी है कि अगर वो मेरिट के बेस पे अगर नहीं ले पाते हैं, है ना, स्पेशल सिलेक्शन, उनका प्रमोशन नहीं हो पाता है, तो उनके लिए टाइम स्केल प्रमोशन का प्रोविजन है। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के लिए अगर वो बने रहते हैं सर्विस में और उनकी एसीआर नॉर्मल रहती है, तो भी एक पीरियड के बाद उनको अगले वाले रैंक में प्रमोट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई मेजर है आर्मी का, या लेफ्टिनेंट कमांडर है इन नेवी, इनको अगर 4 साल के अंदर प्रमोशन मिल जाता है नॉर्मल एग्जाम और अपने इंटरव्यू बेस के ऊपर, तो 7 साल उनकी फिक्स की गई है कि अगर वो नहीं हो सकता 4 साल में, तो 7 साल के बाद उसको ऑटोमेटिक टाइम स्केल के हिसाब से, उसको आप कुछ नहीं करना, टाइम की वजह से उनको अगले रैंक के अंदर प्रमोट कर दिया जाएगा। ये ग्रुप ए ऑफिसर्स के अंदर है, लेकिन अब इसमें डिमांड रखी गई है कि टाइम स्केल प्रमोशन है वो नॉन ऑफिसर्स पोस्ट, जैसे कि नॉर्मल जेसीओ एंड बिलो अदर रैंक है वो, और सिविलियन के अंदर जो नॉन ऑफिसर्स पोस्ट है नीचे, उन सब के अंदर भी एक टाइम स्केल प्रमोशन होना चाहिए। जितनी भी ये जो पे मैट्रिक्स है, इनको भी इतनी सारी पे मैट्रिक्स को रिड्यूस करके मिनिमम पे मैट्रिक्स बना के और टाइम स्केल प्रमोशन बनाने की एक डिमांड रखी गई है, जिसको जस्टिफाइड माना है पे कमीशन ने, और इस डिमांड को पूरा होने की संभावना पूरी है कि भैया अगर नॉर्मल तरीके से नहीं हो पाता है तो एक टाइम के बाद उनका अगले रैंक के अंदर प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है। उससे अगला पॉइंट अभी आता है, जो अगला पॉइंट आता है कि लीव अकोमोडेशन फॉर एक्स सर्विसमैन। लीव अकोमोडेशन फॉर एक्स सर्विसमैन के अंदर आता है कि एक्स सर्विसमैन जो होता है वो अगर अपनी सर्विस में नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के अंदर 300 दिन की लीव अकोमोडेट कर लेता है, इनकेसमेंट करके उनका पैसा ले लेता है, और वो रिटायर होने के बाद जब दूसरी जॉब लग जाता है सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट जॉब के अंदर, तो उसको वहां पे लीव दोबारा अकोमोडेट करने की इजाजत नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे डिमांड रखी गई है एनसीजेसीएम के द्वारा भी, और जो एक्स सर्विसमैन की जो डिफेंस के साथ में डिफेंस मिनिस्ट्री और डिफेंस एसोसिएशंस यूनियंस की मीटिंग जो पे कमीशन के साथ हाल ही में हुई थी, उसके अंदर ये डिमांड रखी गई है कि उनको दूसरी जॉब के अंदर भी 300 दिन, या जो भी 300 से बढ़ा के, क्योंकि ये 300 से 500 या 600 दिन करने के लिए भी डिमांड रखी गई है, तो जितने भी दिन बढ़ेंगे वो उतना उनको सिविल जॉब के अंदर भी अकोमोडेट करने का मौका दिया जाना चाहिए, उनको इसका अलाउ किया जाना चाहिए, ठीक है। और ये जो है, क्योंकि उनकी पहली सर्विस और दूसरी सर्विस एकदम डिस्टिंक्ट है, अलग है, इसलिए इसको कंसिडर किया जा रहा है और किया जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को दूसरी जॉब के अंदर भी वो दूसरी जॉब के अंदर भी जो एक्स सर्विसमैन है वो अपनी क्या लीव अकोमोडेट कर सकते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 है ग्रांट ऑफ एमएससीपी एज पर प्रमोशन लेवल। नंबर 1 एमएससीपी से रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूं, एमएससीपी के रिगार्डिंग एक चीज जरूर होने वाली है, जो
डिफेंस के अंदर जो 8 साल के अंदर एमएससीपी मिलती है उसको रिड्यूस करके 6 साल किया जाएगा, क्योंकि सिविल में ऑलरेडी 8 साल हो गई है और डिफेंस के अंदर ऑलरेडी सिविल से थोड़ा कम ही होती है, तो 6 साल एमएससीपी का करने का होने वाला है। ठीक है। दूसरा, एमएससीपी लगने के बाद जो आपको एक पे लेवल मिलता है वो आपको इमीडिएट जो आपका प्रमोशन में पे लेवल मिलता है वही मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जिसके अंदर प्रमोशन तो होता है ना हायर लेवल में, लेकिन एमएससीपी लगा दी जाती है आपकी लोअर लेवल में। मैं एक एग्जांपल इसमें बोलता हूँ, सिविलियन का एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। देखिए, टैक्स असिस्टेंट होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर, वो लेवल 4 के अंदर होता है। ठीक है, वो 10 साल के अंदर या 8 साल के अंदर उसको एमएससीपी मिलती है और लेवल 5 में जाता है, लेकिन अगर उसको प्रमोशन मिलता तो सीधा पे 6 लेवल में जाता। ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा है कि भैया ऐसे करके वो फिर 6 तक पहुंचने में एमएससीपी के द्वारा कितना टाइम लगेगा, उसको 20 साल लग जाएगी, क्योंकि वो फिर पे लेवल 4 से 5 में जाएगा, फिर 6 में जाएगा, लेकिन प्रमोशन में वो सीधा 6 में चला जाता। तो इस ऐसे करके इसमें बोला गया है कि जो एमएससीपी है वो इमीडिएट जो प्रमोशन लेवल जो एक्चुअल में है उसी के बराबर होना चाहिए, बीच में ना ओली सोली चीजें नहीं आनी चाहिए। 4200 जो अपनी ग्रेड पे है, 4200 ग्रेड पे के बाद जो 4600 4800 आती है, ये एमएससीपी देने के लिए है, लेकिन असली जो प्रमोशन होता है वो 5400 का होता है। तो ये जो बीच के जो है ना छोटे छोटे 200 रुपए बढ़ा के किया गया है, इनको हटा देना चाहिए। ठीक है। और एमएससीपी एज पर प्रमोशन लेवल होना चाहिए। सिविल के अंदर बहुत सारी पोस्ट है, उनके अंदर भी हायर रैंक पे तो प्रमोशन होता है, लेकिन लेवल पे, लेकिन जो आपकी एमएससीपी है वो लो लेवल पे ही अगले नेक्स्ट लेवल पे लगती है। तो ये एक एम्बिग्युइटी जो है, ठीक है, इसको दूर किया जाना चाहिए। ये डिमांड रखी गई थी और इस डिमांड को भी पूरी होने की संभावना है, क्योंकि उन्होंने इसको सुना है। ऐसी जुड़ी हुई चीजें आपको देखना है तो इस चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।